हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जिससे पूरे विधानसभा परिसर का माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर पिछले 3 वर्षों से सदन के भीतर और बाहर भ्रामक और असत्य बयान देने के गंभीर आरोप लगाए। इसी को आधार बनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम 75 के तहत प्रिविलेज मोशन का नोटिस सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से पारदर्शिता और सत्य निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार इन मूल्यों पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जैसे उच्च पद की गरिमा का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन सरकार के पास ना तो ठोस उपलब्धियां है और ना ही तथ्यों पर आधारित जवाब। विपक्ष ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से जुड़े आंकड़े भी सामने रखे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि देने की योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बताए गए 35,687 लाभार्थियों को 7.42 करोड़ रुपए के खर्च का गणित मेल नहीं खाता। उनके अनुसार वास्तविक मासिक खर्च करीब 5.35 करोड़ बैठता है, जिससे संकेत मिलता है कि लाभार्थियों को बहुत सीमित अवधि के लिए ही भुगतान किया गया, जबकि प्रचार प्रसार पर भारी खर्च किया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 4,131 अनाथ बच्चों में से केवल 114 को ही शैक्षणिक भ्रमण का लाभ दिया गया, जबकि बाकी बच्चों को नजरअंदाज किया गया, जो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। ऑर्गेनिक फार्मेसी और गोबर खरीद योजना को लेकर उन्होंने कहा कि मात्र 0.18% किसान ही इन योजनाओं से जुड़े हैं और एक किसान को साल भर में औसतन केवल 862 रुपए का भुगतान हुआ है, जो इन योजनाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय विज्ञापनों और होल्डिंग्स के जरिए अपनी छवि चमकाने पर अधिक है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही है। देखिए, जो मैंने अंदर बात कही वो हकीकत है। एक तो बड़ी साफ बात है कि जो राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड में पूरा कर दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस भाषा का इस्तेमाल फेडरल स्ट्रक्चर में इन्होंने केंद्र सरकार के प्रति किया, वो राज्यपाल महोदय जी को पढ़ना किसी तरह से उचित नहीं लगा और इसलिए मैं उनके फैसले को उचित मानता हूँ। हल्की फुल्की बात टिप्पणी के रूप में कहीं आती है, कही जाती है, लेकिन आप पैरा 1 से 16 तक लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जो गंभीर टिप्पणियां करके जो है उस अभिभाषण का हिस्सा बनाए हैं, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि हमने इससे पहले भी देखा विधानसभा के अंदर कई बार राज्यपाल महोदय जी अस्वस्थ होते हैं तो पूरा लंबा अभिभाषण नहीं पढ़ पाते हैं, वो एक परिस्थिति होती है। कई बार एक आयु के हिसाब से राज्यपाल महोदय जी खड़े होकर के उतना लंबा नहीं बोल सकते हैं जितना अभिभाषण बनाया होता है, लेकिन अब की बार ऐसी स्थिति थी नहीं। राज्यपाल महोदय जी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, वो पूरा अभिभाषण पढ़ सकते थे। पिछली बार भी उन्होंने पूरा अभिभाषण पढ़ा, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल उस अभिभाषण में किया गया, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं था और इसलिए राज्यपाल महोदय जी के उस फैसले को लेकर के मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अभिभाषण में आपके पास उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को कोसना और विपक्ष के नेता को प्रदेश में कोसना, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। आपका चौथा अभिभाषण है ये, राज्यपाल महोदय जी का चौथा अभिभाषण, यानी कि प्रदेश सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र उसमें होता, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जब कुछ है नहीं, 4 शब्द नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये स्थिति बनी है कि प्रदेश सरकार में 4 साल के कार्यकाल में जो पूरा होने जा रहा है उसमें कोई उपलब्धि ना होने के कारण यह अभिभाषण जो है बिल्कुल गरिमा में नहीं था और ना ही इसमें किसी केंद्र ये प्रदेश सरकार की
किसी योजना का इस प्रकार से जिक्र करने की स्थिति बन पाई, क्योंकि जिक्र तभी किया जाना संभव है अगर सरकार ने कुछ किया होगा। और पूरा 3.5 साल का कार्यकाल जो अभी तक बीता है, हिमाचल प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप, संस्थान बंद, और उसके बाद केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश के विपक्ष के नेता को कोसना, यही इसके सिवाय इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। ऋण 1,10,000 करोड़ रुपए से पार हो गया, लेकिन काम जमीनी स्तर पर शून्य है, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि सरकार आखिरकार किस दिशा में जा रही है। सर, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने 1,000 करोड़ के भवन बना दिए और अपने मित्रों को खुश किया गया। लेकिन ऐसे देखिए, ये गीत जो है पिछले 3.5 साल से हम सुन रहे हैं, जब से वो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अगर 1,000 करोड़ रुपए के भवन हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार ने बनाए हैं तो जनता की मांग पर बनाए हैं। कोई ऐसा भवन हमको बता दे जो जनता की इच्छा के विरुद्ध बनाए हो, या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक की इच्छा के विरुद्ध, उनके कहने के बिना बनाए हो। जो कुछ भी किया है जनहित में किया है, जनता के कहने पर किया है, जनप्रतिनिधि के कहने पर किया है। और प्रदेश में अगर हमने वो भवन बनाए हैं, वो पूर्ण करने के पश्चात जिस काम के लिए बनाए हैं, तो इस प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी, कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी ये बनती थी कि उसके लिए वो डेडिकेट करे पूर्ण करने के बाद, और उसको फंक्शनल करे, ऑपरेशनल करे। और अगर स्कूल बना है तो स्कूल वहां पर चले, कॉलेज बना है तो कॉलेज वहां पर चले, और जिस पर्पज के लिए भवन बनाया गया उस पर्पज को पूरा किया जाए। ये सरकार की एक गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी की एक जो है एक स्पिरिट होती है, जिसको पूरा करना चाहिए था। उसको बंद करके, उसको ताला लगा करके जो है वो कतई भी उचित नहीं है। काश ये उस वक्त किया होता जब उनको मालूम था कि ओडीआई की लिस्ट में है ये, और इनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, री एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सालों तक वो चलते रहे। ये बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ चलते रहे, सीपीएस बना करके कैबिनेट के दर्जे के साथ दंदनाते रहे, पायलट के साथ एडवाइजर चलते रहे इनके, और अब कहते हैं कि कैबिनेट रैंक हमने समाप्त कर दिया। और उसी तरह से उन्होंने एक्सटेंशन का पूरा पैसा ले लिया, जितनी सेवा उन्होंने करनी थी, यानी कि अपना कार्यकाल बढ़ाने के बाद जितना काम करना था वो कर दिया। और उसके बाद ये भी प्रश्न पैदा होता है कि जो असाइनमेंट उनको दिया था उसमें भी ओडीआई अधिकारी होने के नाते उनकी भूमिका क्या रही, वो भी जांच का विषय बनना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री इस पर कहते तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने ही एक्सटेंशन दी, आपने ही रीएम्प्लॉयमेंट दी, और उसके बाद आज आपको ये जागृति आई है, आप नींद से जागे हैं। तो तनाव मुक्त हूं पूर्ण रूप से, तनाव में कभी नहीं रहा, लेकिन बार बार उनका हमेशा ये कहना कि तनाव में है, चिंता में है। हम बिल्कुल चिंता मुक्त। चिंता में तो मुख्यमंत्री जी आप हैं, क्योंकि आपके ही मंत्री इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। सरकार बनाने का श्रेय आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार बनाने का श्रेय किसी और को दे रहे हैं कि इनकी वजह से सरकार बनी है। अगर ये नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यानी कि मुख्यमंत्री का खास मंत्री जो खुलेआम मीडिया के सामने इस बात का जिक्र कर रहा है और भाषण में भी अपना जिक्र कर रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कारण सरकार बनी है और किसी और के वजह से सरकार नहीं बनी है। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री इस संदेश को कैसे लेते हैं, मैं उन पर छोड़ देता हूं।